सो चलिए गाइस, 12th क्लास का पहला पोर्शन ऑर्गेनिक का है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन वीडियोस का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेके इन वीडियोस में बताई गई सारी चीजों को बराबर लिखेंगे। और दूसरा, आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपको 11th में जीओसी या हाइड्रोकार्बन नहीं आता है। अगर कोई पोर्शन यहां पर जीओसी या हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होगा तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूंगा। सो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए, नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, शब्दों को पढ़िए। हेलो का मतलब क्या है, जरा इसको लिखिए। हेलो का मतलब यहां पर है हेलोजन से, तो मैं यहां लिख देता हूं, इट स्टैंड्स फॉर हेलोजन्स। अब हेलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में आते हैं और वो कौन कौन से, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर एस्टेटाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव और उसके कंपाउंड रेयर है, नहीं मिलते हैं। उसके अलावा हेलो, उसके आगे लिखा हुआ है एल्केन्स एंड एरीन्स। देखिए, एल्केन्स और एरीन्स का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। चैन का मतलब ये स्ट्रेट चैन और ये रिंग हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, तो अब जरा ध्यान से इसको समझिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। मैं आपको क्लियरली एल्केन और एरीन के बारे में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर इस चैप्टर में हम लोगों को ऐसे हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं जो कि हेलोजन से डराइव होते हो, जिसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप इनमें से कोई भी आप यहां पर एलिमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन में आता है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। और अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे कैसे भी रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद बचेगा CH3 और उसके बाद आपको क्या लगा देना है, कोई भी एक हेलोजन इस्तेमाल कर लेना है, Cl। और एक्चुअली ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन आपने हटाया वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 पे अभी भी हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है और वहां पर आपने क्लोरीन लगा दिया है। सो फाइनली यहां पर हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है। और ये हो गया हेलो एल्केन। और हेलो एरीन की बात करें, एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग। तो यहां पर एरोमेटिक रिंग में सबसे फेमस एरोमेटिक रिंग कौन सी है, बेंजीन रिंग। सो ये बेंजीन रिंग के अगर एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया और वहां पर कोई भी एक हेलोजन लगा दिया तो उसको हम लोग हेलो एरीन्स कहेंगे। सो दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड दीज आर कॉल्ड हेलो एरीन्स, जिसको इस चैप्टर में हमें डील करना है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। क्लियर होता है सब लोगों को? सो मैं यहां पर और थोड़ा सा डेप्थ वाइज आपको स्टडी करवाता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे आपको दिक्कत होगी। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना बच्चों, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और इस चैप्टर में हमें किसको पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो होता है एलिफेटिक, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता अगेन ये 11th के बेसिक्स हैं, एलिफेटिक। और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक चीज। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिफेटिक को अगेन फिर से हम लोग जनरल वे से फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, ध्यान से इसको समझिएगा। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें सैचुरेटेड को पढ़ना है। सैचुरेटेड में कौन आएगा, जहां पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। यहां पर कार्बन टू कार्बन मतलब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, उसको हम लोग सैचुरेटेड में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि एल्केन्स, एल्केन्स एक्चुअली किसमें आती है,
एल्केन्स आती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आती है। ध्यान से इसको समझिएगा। एल्केन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CnH2n+2। ठीक है, यहां पर n कहां से शुरू होगा? 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, 0 से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन एक तो हो कम से कम। यहां पर सबसे सिंपल एग्जांपल n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो सबसे सिंपल एग्जांपल बनेगा मीथेन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बनेगा C2H6 यानी कि इथेन। इस तरह से चलता जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर इनमें से अगर आपने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, अगर यहां से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपने यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह आपने हेलोजन लगा दिया, विद हेलोजन, रिप्लेस विद हेलोजन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में हमें यही पढ़ना है चैप्टर के अंदर, हेलो एल्केन्स को पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा, हेलो एल्केन में एल्केन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो कौन से हाइड्रोकार्बन है? वो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो मैंने तो यहां पर जनरल वे से बताया था, दीज आर हाइड्रोकार्बन चेन्स, बट मैंने ये तो नहीं बताया था वो कौन सी कैटेगरी में आता है। सो यहां पर जो जिन हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, एल्केन, वो स्पेशली कौन सी कैटेगरी में आएगा? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड? देखिए, अनसैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं वहां पर। क्लियर हो गया? सो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर हुआ तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको भी हम लोग अनसैचुरेटेड में काउंट करते हैं। तो आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको कैटेगराइज करूंगा, क्लासिफाई जरूर करूंगा, लेकिन चैप्टर में हमें हेलो एल्केन को पढ़ना है। ठीक है, सो फाइनली इनको हम लोग एल्कीन कहते हैं, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n। क्लियर हो गया सब लोगों को? इनको हम लोग एल्कीन कहेंगे। और फाइनली इनको हम लोग एल्काइन कहते हैं, या आप लिख लीजिए जिसको नहीं आता, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर हो गया? सो इस पूरे चैप्टर में हमें इनसे तो डील नहीं करना है, इनके हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है, एक्चुअली हमें हेलो एल्केन पढ़ना है। तो वो कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि हमें कौन सी तरह के हेलो एल्केन्स को, हेलो कंपाउंड्स को पढ़ना है। सैचुरेटेड एलिफेटिक, वो भी एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को पढ़ना है। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी। नाउ व्हाट अबाउट एरोमेटिक? देखिए, एरोमेटिक स्पेशली हम लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से देखने हैं? बेंजीन के डेरिवेटिव्स देखने हैं, स्पेशली बेंजीन के डेरिवेटिव्स, इसके अलावा कुछ नहीं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन के मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पेशली बेंजीन। पर ऐसा नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन ही है। अब मैं इसका बेसिक भी क्लियर कर देता हूं। एक रूल था जिसको हम लोग हुक्कल रूल भी कहते हैं या हक्कल्स रूल भी कहते हैं। हक्कल्स रूल के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू जरा चेक कीजिए, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो सकती है? 0 1 2। तो दोनों में फर्क है, रूल में ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू वहां 0 1 2, जबकि यहां पर n का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 2। ये 1 से शुरू होता है क्योंकि एक कार्बन तो होना चाहिए। यहां पर सेंस अलग है, वहां पर सेंस अलग है, क्योंकि वहां पर n का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, यहां पर n का मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन से भी है। तो मतलब फर्क है, यहां पर एलिमेंट से यहां पर मतलब है, जबकि वहां इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यह एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 रखोगे तो 6 आएंगे, 2 रखेंगे तो यहां पर 10 आएंगे। तो जिनके पास 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्कल रूल। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो बेसिक करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां पर अगर हमने यहां n की वैल्यू 1 रख दी तो बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 6। और बेंजीन रिंग उसी को रिप्रेजेंट करती है। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा चेक करो। ये देखिए, यहां पर ये 2, ये पाई बॉन्ड हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हुक्कल रूल को फॉलो करती है, इसलिए ये एरोमेटिक रिंग होती है। और एक्चुअल में अगर हमने बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटा दिया, अगर हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? X से, तो फाइनली वो क्या बन गया? वो बन गया हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, वो भी कौन सा वाला? एरोमेटिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एरीन। अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे देखिए सबके पास, सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन रिंग का? C6H6। तो हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अगर आपने किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया,
एक हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया तो फाइनली ये हेलो एरीन्स, ध्यान से इसको समझिएगा, और हटा के क्या लगा दिया, कोई भी एक हेलोजन, सो वो हेलो एरीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां बना देता हूं, देखिए सबके पास एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है ही ना, बस आपको एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर क्लोरीन लगा देना है, या फिर फ्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, तो उसको हम लोग हेलो एरीन्स कहेंगे। सबको समझ में आ गया? सो इस तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं। यहां पर अभी तक एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है जो कि 11th स्टैंडर्ड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी ऑर्गेनिक के अंदर कि एक्चुअल में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, जब हम आगे चलते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हमें किस किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, किन किन कंपाउंड्स को पढ़ना है। सो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ध्यान से इसको समझिएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग किस वे से करेंगे? पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच्ड, नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच्ड, कितने नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच किए हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ हेलोजन अटैच कितने हैं उसके हिसाब से ये कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए ये हो सकते हैं मोनो, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो, आगे अगर एल्केन लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेट चेन वाले हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हेलोजन कितने होंगे, सिर्फ एक ही। सबको समझ में आ गया? मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा कि अभी हमने किया, दैट इज CH3Cl। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही हेलोजन है, तो इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन में काउंट करेंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, सपोज हमने लगा दिया CH3, उसके बाद CH2, ठीक है, और यहां पर लगा दिया Cl, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन में काउंट होगा, क्योंकि ये एल्केन है और यहां पर एक हाइड्रोजन ही हटाया और आपने एक ही क्लोरीन लगाया। सो दिस इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में हो सकता है, तो एरीन में भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन्स। सो मोनो हेलो एरीन्स का मतलब जो आप एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, सिर्फ उसमें एक ही हाइड्रोजन अगर आपने हटाया है और एक ही आपने हेलोजन लगाया, तो उसको हम मोनो हेलो एरीन्स में काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? सो जैसे कि मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग हमने लिया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया और उसमें सिर्फ एक ही आपने यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किससे, किसी भी एक हेलोजन से, तो इसको हम लोग मोनो हेलो एरीन्स में काउंट करेंगे। सबको समझ में आ गया? मोनो के बाद हम लोग चलते हैं आगे, ये डाई भी हो सकता है, तो फाइनली यहां पर लिखूंगा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। सो डाई हेलो एल्केन का क्या एग्जांपल हो गया? डाई हेलो एल्केन का एग्जांपल देखिए, यहां पर हेलोजन दो हो सकते हैं, वो सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। मान लीजिए वो सेम कार्बन पर है, जैसे कि CH2 और मैंने यहां पर Cl और यहां पर भी Cl लगा दिया। क्लियर हो गया? सो डाई हेलो मतलब वहां पर दो हेलोजन हो, वो सेम पर भी हो सकते हैं और वो अलग अलग पर भी हो सकते हैं। ध्यान से इसको देखिए, अलग अलग कार्बन का मतलब CH2 और उसके बाद यहां पर लगा दिया एक Cl और यहां पर लगा दिया Cl, तो इसको हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। खास बात, ये जब एक ही कार्बन पर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जैम डाई हैलाइड। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको नोमेनक्लेचर में भी कराऊंगा जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा इनका, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पर दोनों यहां पर हेलोजन लगे हों तो उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड में काउंट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं। सो दीज आर कॉल्ड जैम डाई हैलाइड्स। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लेकिन अगर वो एक ही कार्बन पे ना हो और अलग अलग पड़ोसी विसिनल कार्बन पे हो, पड़ोसी यानी नेबरिंग कार्बन पर हो, नेबर होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के हेलोजन कंपाउंड्स को हम लोग विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कॉपी में बराबर लिखिएगा। देखिए, डाई हेलोजन एल्केन को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह के कंपाउंड्स। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हों तो वो भी डाई हेलो एल्केन ही होगा, लेकिन उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड कहेंगे। स्पेशल कैटेगरी बन गई। लेकिन अगर अलग अलग पड़ोसी कार्बन पर लगे हों, नेबरिंग कार्बन पर अगर आपने हेलोजन लगाए हैं, तो उसको हम लोग विसिनल डाई हैलाइड के नाम से जानेंगे। हालांकि इसको मैं क्लासिफाई कराऊंगा अगेन जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वहां पे मैं अलग से आपको नेमिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए,
ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये डाई हेलो एल्केन हो सकता है तो डाई हेलो एरीन्स भी हो सकता है। सो यहां पर डाई हेलो एरीन्स मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने अटैच हैं। सो डाई हेलो एरीन्स का क्या मतलब है कि आपने जो आपकी बेंजीन रिंग है उस पे अब एक नहीं, आपने दो हाइड्रोजन हटा दिए। ध्यान से इसको देखिएगा, अगर आपने दो हाइड्रोजन हटा दिए, जैसे कि एक यहां और एक यहां लगा दिया, दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन चिपका दिया आपने, ठीक है। सो फाइनली इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन्स। एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग, उस पे दो हेलोजन है, ठीक है। सो हेलो का मतलब यहां पर क्लोरीन लगाया तो क्लोरीन के लिए क्या लगाओगे, क्लोरो। सबको समझ में आ गया। ब्रोमीन लगाते तो क्या लगाते, ब्रोमो। आयोडीन लगाते तो क्या लगाते, आयोडो। सो इसको हेलो का मतलब ये है। फ्लोरीन लगाते तो क्या लगे, फ्लोरो। सो इस तरह से हम लोग यहां पर नेमिंग करते टाइम भी इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड डाई हेलो एरीन्स। इसी तरह से ट्राई भी हो सकता है, जैसे कि ट्राई हेलो एल्केन्स। अगर ट्राई हेलो एल्केन्स हैं इसका मतलब आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है। एक जनरलाइज वे से बता रहा हूं। अब हो सकता है कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन और एक पे एक और हो सकता है कि एक ही पे 3 हो, लेकिन उसका कोई फर्दर नेमिंग नहीं है, जैसा कि स्पेशल नेम यहां था। क्लियर हो गया। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर मान लीजिए कि इस कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लगा रखा है। यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 ही होती है, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, एक क्लोरीन के साथ। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ। तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। सबको समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्केन्स। लेकिन फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। सो बस आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ट्राई हेलो एरीन भी हो सकता है, ट्राई हेलो एरीन्स। सो ट्राई हेलो एरीन्स का मतलब इस बार आपने बेंजीन रिंग में से कितने हेलोजन हटा दिए, हाइड्रोजन हटा दिए हैं। फाइनली 3 हाइड्रोजन हटा के आपने 3 हेलोजन लगा दिए हैं। तो इस तरह से इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन्स। बहुत आसान है। नाउ लुक एट इट। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक लिटरली बहुत आसान होती है। क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं उसके सामने क्लासीफाई कर दिया। मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। मोनो के बाद हमने मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरेन्स, ठीक है, एंड डाई हेलो एल्कीन्स दोनों को पढ़ा। उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरीन्स को पढ़ा। कभी बार फंबल हो जाती है नाम को लेके, बट आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। क्लियर हो गया। सो यहां पर नंबर ऑफ हेलोजन अटैच के रिस्पेक्ट में इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहां पर जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं, दोबारा बोलता हूं, वी हैव मोनो हेलो कंपाउंड्स। जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कार्बन कंपाउंड की, इसकी मैंने स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। सो फाइनली मोनो हेलो जो कंपाउंड है उसको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसको ही हम लोगों को आगे अभी पढ़ना है। तो फटाफट से मैं इसकी क्लासिफिकेशन और बता देता हूं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोनो हेलो कंपाउंड्स को हम लोग फिर से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो उनको पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, मोनो हेलो, ध्यान रखिएगा किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, मोनो हेलो कंपाउंड्स को। अब वो मोनो हेलो एल्केन और एरीन दोनों हो सकती है। सो मोनो हेलो कंपाउंड्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, कार्बन की। ऐसे हेलो डेरिवेटिव्स को पढ़ना है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स। दोबारा ध्यान से समझिएगा कि यहां टॉपिक क्या लिखा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यानी कि कार्बन ऐसा, वो कार्बन जिससे वो हेलोजन जुड़ा होगा, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मोनो हेलो कंपाउंड्स पढ़ने, यहां पर मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब हेलोजन कितने जुड़े होंगे, सिर्फ एक, लेकिन वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो खुद कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया। सो पहला क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके अंदर टोटल 3 एग्जांपल बनते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टोटल 3 एग्जांपल बनते हैं, वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद sp2 को उस तरफ लिखेंगे। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन डेरिवेटिव कौन कौन से होंगे, वो भी मोनो हेलो कंपाउंड्स। वो कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ध्यान से इसको समझिएगा। इसको हम लोग अभी देख के आए, इसका दूसरा नाम क्या होता है? हेलो एल्केन, ठीक है। बट इसमें एक ही हेलोजन होना चाहिए, हेलो एल्केन। इसको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं, जिसको हम लोग लिखते कैसे? RX से। यहां पर R क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि स्ट्रेट चेन होगी, उसको हम लोग एल्काइल से भी लिखते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। और हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम है। तो मैं यहां पर पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मतलब एक ही है। यहां पर ये जो R है वो कार्बन चेन है, वो भी कौन सी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। और X क्या है? हेलोजन। और इसको हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं, जो इसका IUPAC नेम है। एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। क्लियर हो गया? सो फाइनली एग्जांपल देता हूं, और मजे की बात यह कि एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा होगा जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए CH3Cl। अब आप खुद से सोचिए, जो Cl है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आप ना इस तरह से लिखा तो ऐसा मत सोच लिया करो कि क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, कई बच्चे सोच लेते हैं, नहीं। यहां पर लिखने का तरीका ही है सिर्फ, यहां पर जो क्लोरीन है एक्चुअल में वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो इसको पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC खुद इजाजत देता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इस तरह से लिख लो। सो फाइनली यहां पर जो क्लोरीन यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई थी, कैसे निकालते हैं। कार्बन के केस में सिर्फ इतना देख रहा होता है, नंबर ऑफ एटम अटैच। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ एटम अटैच कितने? 3 और 1 4, 4 के हिसाब से sp3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्पेशली हम लोग एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी होगी जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और फिर उसके बाद Cl लगा दिया। अगेन ये कार्बन भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमको वो कार्बन देखना है जिसने अपने साथ क्या कर रखा है? हेलोजन को अटैच कर रखा है। तो ये किस में आ जाएगा? एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। क्लियर हो गया? एल्काइल हैलाइड के बाद आपके पास एग्जांपल कौन सा बनता है? देखिए, जिसमें कार्बन जिससे वो हेलोजन जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा बनेगा एलाइल हैलाइड, ध्यान से इसको देखिएगा, एलाइल हैलाइड। अब ये आपके लिए नया है। अब एलाइल हैलाइड क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एलाइल ग्रुप को समझें। एलाइल ग्रुप का मतलब देखिए, फाइनली इसको हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहां पर एक जो कार्बन है बेसिकली, ठीक है, वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसको हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। दोबारा बता देता हूं एलाइल ग्रुप कैसे पहचानोगे। सो दिस इज एलाइल ग्रुप, ध्यान से इसको देखिए। वहां पर ये देखिए, ये जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबको दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए सारे के सारे, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन मजे की बात, उसके जस्ट पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड है। इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप कहते हैं। एलाइल ग्रुप को कभी भी पहचानना हो तो एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसका जस्ट पड़ोसी नेबरिंग जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब मजे की बात, आपको हेलोजन किधर लगानी है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो यहां पर आपको हेलोजन अटैच करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH, तो उसके बाद CH, ठीक है, 1 2 3, और यहां पर लगा दिया Cl। सबको समझ में आ गया? इसको एलाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जिस हेलोजन आपने जिस कार्बन से लगाया है वो खुद कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबको समझ में आ गया? लेकिन उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बस उसी को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि एलाइल कहां लगाते हैं। तो एलाइल का मतलब होता है ये, और उसमें अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ x लगा दिया तो एलाइल हैलाइड बन गया। क्लियर हो गया? सो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं उसको उस तरफ बना देता हूं, अब ज्यादा क्लासिफिकेशन बचा नहीं है। सो यहां पर एल्काइल, एलाइल, और तीसरा होता है बेंजाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल हैलाइड को समझिए।
ऑब्वियसली बेंजाइल हैलाइड में बेंजीन रिंग होगी, लेकिन आपको पता है कि बेंजीन रिंग में सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। कोई भी कार्बन ऐसा है ही नहीं जो कि सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये सारे कार्बन ले लीजिए, ये कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग तो इसी को बोलते हैं जिसमें 6 के 6 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन हमें तो sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए। तो ये बेंजाइल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत आसान है, जरा ध्यान से उसको देखिए। यहां पर आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। मैं यहां जो हाइड्रोजन लगा था उसको हटा दिया। उसके बाद आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन लगाना है। देखिए अब ये sp3 कैसे हो जाएगा जब ये सारे बॉन्ड सिंगल बनाएगा। देखिए सारे बॉन्ड सिंगल, अभी तक तो 3 बॉन्ड, लेकिन चौथा बॉन्ड आपको इसको किससे बनाना है? हेलोजन से। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। आप बेंजाइल में टोटल 7 कार्बन होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कार्बन 7 होंगे यहां 6 की बजाय। अगर टोटल यहां कार्बन देखो तो 7 ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है तो 7। बेंजाइल वर्ड आप तभी इस्तेमाल करते हो जो कार्बन 7 हो। क्लियर हो गया? और जो 7वां कार्बन है उसके साथ आपने क्या किया है, बेसिकली जो रिंग से बाहर कार्बन है उसके साथ आपने हेलोजन लगाया और एक्चुअली वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए हम लोग इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट कर रहे हैं। सो इसको हम लोग बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल। ये क्लियर हो गया? और उसमें मजे की बात, हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब लास्ट बचती हैं 2 कैटेगरी, जिसको मैं यहीं पर जितना बोर्ड मेरे पास है उसी बोर्ड में समझाऊंगा। आप उसको सेपरेटली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? सो फाइनली इतना बोर्ड है और बहुत सिंपल सी है। दोबारा बता देता हूं, sp3 हाइब्रिडाइज में 3 कैटेगरी है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सो हमको अब पढ़ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स। तो वो उसकी कैटेगरी बनेंगी जी टोटल 2। तो फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसकी फर्स्ट कैटेगरी बनेगी विनाइलिक हैलाइड। अब व्हाट अबाउट विनाइलिक ग्रुप? तो देखिए जिसको नहीं पता विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, ध्यान से इसको देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान से इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। और ध्यान से इसको देखो, अब बस आपको क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइज से आपको एक क्या जोड़ना था, हेलोजन। तो विनाइल ग्रुप में हमको पता है कि विनाइल ग्रुप में ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है। ये कैसा कार्बन है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है। जिसको ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आती उसकी तो मैंने सेपरेट वीडियो बहुत ही वंडरफुल बना रखी है, आप एक बार जाके चैनल पर विजिट करो, आपको मिल जाएगा। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको देख लो, आपके सारे झंझट क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने देख रखी है उसको तो बड़ी आसानी समझ में आ रहा होगा। सो यहां पर विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। और फाइनली अगर हमने यहां पर X जोड़ दिया, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद Cl, तो इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल क्लोराइड। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली हेलोजन डेरिवेटिव्स की ग्रुप में आता है। क्यों? जरा देखिए यहां पर जो कार्बन है बेसिकली वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है जिससे हेलोजन लगा हुआ है। सबको समझ में आ गया? तो विनाइलिक, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी, कौन सी वाली कैटेगरी बन रही है? सो फाइनली इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी कौन सी, एराइल। सो एराइल हैलाइड। क्योंकि एराइल हैलाइड हमें पता है किसको कहेंगे, ध्यान से उसको देखिए। एराइल का मतलब एरोमेटिक रिंग, और हमको पता है एरोमेटिक रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। देखिए ऐसा कोई कार्बन ही नहीं है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ना लग रहा हो, लग रहा है सबके ऊपर। सो फाइनली सारे के सारे कार्बन सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। सारे के सारे, कोई भी ले लीजिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब बस अगर आपने यहां पर कोई हेलोजन लगा दिया तो बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। सबको क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। और वो कैटेगरी क्या बनी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर हेलो एल्केन्स, वो भी मोनो हेलो एल्केन्स हो गए। तो फिर से एक बार एक क्लासिफिकेशन मैं रिपीट कर देता हूं और ये लास्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में तीन कैटेगरी, एल्काइल एलाइल बेंजाइल, नाम ध्यान से देखिएगा। और sp2 के अंदर 2 कैटेगरी हैं, विनाइल एराइल। तो इसका मतलब एराइलिक हैलाइड जो आप पढ़ते हो वो sp2 कैटेगरी में आता है, और जो आपने एल्काइल हैलाइड पढ़नी है वो sp3 कैटेगरी में आता है। हमको पढ़ने कौन कौन से स्टार लगा देता हूं, एक तो ये और एक फाइनली ये, बाकी तो आपकी जानकारी के लिए क्योंकि उन पे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं नेमिंग पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली गाइस हमने यहां पर जो बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली।
सो चलिए गाइस, आज का हमारा पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 11th में आता है या नहीं आता। इवन इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ही है कि ऑर्गेनिक जैसे से हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स के अंदर और चैप्टर्स के अंदर, जो जो कंपाउंड आएंगे उनका नोमेनक्लेचर तो पहले ही करना है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी आप डिटेलिंग करना चाहते हैं नोमेनक्लेचर की, तो उसका एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। एक फ्रेश वीडियो आपके लिए मैं और बना दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। रही बात इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर की, तो बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे खास बात, नोमेनक्लेचर में हम लोग इन कंपाउंड्स के दो तरह के नाम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो कॉमन नेम और दूसरा आयुपैक नेम। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। तो हमें कौन कौन से करने हैं, मेरे साथ लिखिए। नोमेनक्लेचर में हम लोग एक तो कॉमन नेम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कॉमन नेमिंग करेंगे। ये लीजिए, मैंने लिख दिया है कॉमन नेमिंग, और उसको हम लोग CN से लिखूंगा मैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि कॉमन नेम है, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पे आयुपैक नेमिंग भी करनी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आयुपैक नेमिंग भी करनी है, और आयुपैक नेमिंग को शॉर्ट में मैं IN लिख दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका आयुपैक नेम है। सबको समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? देखिए, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये सारा का सारा नोमेनक्लेचर RX टाइप के कंपाउंड के लिए। अब आप समझ लीजिए, RX का मतलब होता है हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हेलो एल्केन है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। RX का मतलब हेलो एल्केन। R यहां पर क्या होगी? सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन, जो कि स्ट्रेट होगी, रिंग नहीं है। और X क्या यहां पे? हेलोजन। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनके लिए हम लोगों को सबसे पहले कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों चेक करने हैं। क्लियर हो गया? सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कॉमन नेम्स। तो इनका कॉमन नेम तो बहुत ही आसान होता है। इनके कॉमन नेम को लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड्स। ध्यान से उसको देखिए, एल्काइल हैलाइड्स। एग्जांपल दूंगा, पर लिखा इसी फॉर्म में जाता है। देखिए, एल्काइल का मतलब कार्बन चेन, एल्क मतलब कितनी कार्बन चेन, उसके हिसाब से आपको यहां मेंशन कर रहा है, मैं आपको सिखाता हूं। हैलाइड का मतलब हेलोजन हो गया। तो इनका कॉमन नेम है, दैट इज वेरी सिंपल, एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर हम बात करें आयुपैक नेम की, तो आयुपैक नेम में नंबरिंग होती है। नंबरिंग को छोड़ दें तो जनरल वे से उसको हेलो एल्केन लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? हेलो एल्केन। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम इसका एल्काइल हैलाइड है, लेकिन आयुपैक नेम क्या है? हेलो एल्केन। ये इनके चैप्टर्स के नाम भी थे, बट इसको देखिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं। विल टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दे दिया CH3 CH2Cl। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कहा आपको इसका नाम लिखिए, सबसे पहले इसका कॉमन नेम। तो अगर हम कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो बहुत आसान है, जरा ध्यान से उसको देखिए, एल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 के हिसाब से कितना हो गया? दैट इज इथाइल। और उसके बाद हेलोजन कौन है? क्लोरीन। तो यहां पर क्या लिखोगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब 2 कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है। 2 कार्बन है और एक कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। सो दिस इज इथाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? अगर 2 कार्बन होते हैं उनका नेमिंग अलग होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो इथाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। स्पेशली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसका कॉमन नेम हो गया। बट विल टॉक अबाउट आयुपैक नेम। सो आयुपैक नेम कैसे लिखोगे? लिखा है, देखिए जरा ध्यान से, दिस इज हेलो एल्केन। उसके लिए आयुपैक नेमिंग में आपको करनी पड़ती है नंबरिंग। देखिए नंबरिंग आप शुरू कैसे करते हो? जहां पर आपका फंक्शन ग्रुप, अब यहां पर ये जो क्लोरीन है वो फंक्शन ग्रुप की तरह काउंट होगा, वो जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको नंबर 1 दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई यहां पर फंक्शन ग्रुप दिखेगा नहीं। तो ये नंबर 1, तो ये क्या होगा? नंबर 2। तो अब देखिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखिए ये फंक्शन ग्रुप जो है ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, और एक्चुअली ये लिखा भी पहले जाता है, प्रीफिक्स में आता है। तो ध्यान से इसको देखिए, आप आयुपैक नेम को गौर से देखिए, आपके जो हेलोजन्स है वो प्रीफिक्स में आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीफिक्स में आ रहे हैं, तो आपको प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपका हेलोजन क्या लिखा है? क्लोरो। देखिए दोनों में फर्क है, यहां पर आपके जो फंक्शन ग्रुप है वो बाद में लिखा जा रहा है, और यहां पर फंक्शन ग्रुप पहले लिखा जा रहा है, और वो भी कैसे लिखा जा रहा है? क्लोरो। क्लियर हो गया? क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो इनको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं आयुपैक नेमिंग में। आयुपैक नेमिंग में प्रीफिक्स में और सफिक्स में किन किन को लिखा जाता है, उसकी डिटेलिंग में आपको अगले एक बढ़िया लेक्चर में दे दूंगा वापस, या फिर इसका लेक्चर बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो ध्यान से उसको देखिए, आयुपैक नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोरो। उसके बाद एल्केन का क्या मतलब है? देखिए 2 कार्बन है तो क्या लगाओगे? इथ। क्लियर हो गया? और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। नाउ दिस इज फंक्शन ग्रुप जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इथ किसको रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि 2 कार्बन है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है।
तो बस इतना समझ में आ गया तो हो गया। सो फाइनली यहां पर दो कार्बन जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो इथेन बोलेंगे। थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं और सो चलिए कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं फटाफट से। देखिए थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर सपोज आपको पूछा कि इसका नाम क्या होगा। देखिए CH3 और उसके बाद CH, उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर मैंने लिख दिया Cl। देखिए इसका नाम पूछा आपसे, ठीक है। सो ध्यान से इसको देखिए। नाउ लुक एट इट, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम देखिए सबसे पहले तो बहुत आसान है। ये देखिए इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली इस ग्रुप को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नाउ दिस इज आइसोप्रोपाइल। देखिए प्रोप इस्तेमाल करते हो 3 कार्बन के लिए, और आइसो क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहां सेंटर वाले कार्बन की एक वैलेंसी को फ्री किया और वहां पर क्लोरीन को लगाया है, इसलिए हम लोगों ने आइसो इस्तेमाल किया। दोबारा बता देता हूं, ये देखिए अगर आप ये देखने को मिलता आपको CH3 CH2 और उसके बाद CH2 और वैलेंसी यहां फ्री करते तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। ये ध्यान रखिएगा, एन प्रोपाइल। YL ये कब लगाते हैं हम लोग? जब हाइड्रोजन हटा के एक वैलेंसी फ्री करते हैं, वहां को जोड़ने वाले होते हैं, तो उसको एन प्रोफाइल कहेंगे। लेकिन अगर वैलेंसी उसकी फ्री नहीं की है और अगर आपने बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दी है, ये देखिए CH3 CH और यहां पर आपने CH3 ही लिखा और ये वैलेंसी को फ्री किया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपाइल। तो बस इतना सा ही फर्क होता है। YL क्यों लगाते हैं? क्योंकि वैलेंसी फ्री और वहां पर कुछ आप जोड़ना चाहते हो। तो फाइनली इसका नाम क्या बनेगा? नाउ दिस इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। ये तो हो गया इस ग्रुप का। और उसके बाद हैलाइड कौन है? क्लोरीन। तो यहां क्या लगाओगे? क्लोराइड। ये देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। क्लियर होता है? नाउ विल टॉक अबाउट आईयूपैक नेम। सो आईयूपैक नेम की बात करते हैं सबसे पहले तो। चलिए आईयूपैक नेमिंग कैसे होगी? हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग। और नंबरिंग अब देखिए, चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, ये जो क्लोरीन आपका फंक्शन ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो हमारा कोई चारा नहीं है, कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर हो गया सब लोगों को? 3 लिखा, तो आप 2 नंबर पे आपका फंक्शन ग्रुप है उसको पहले लिखोगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको उसको प्रीफिक्स में लिखना है। ये देखिए, तो आपको प्रीफिक्स में इसको एंटर कर देना है। तो वो नंबर भी लिखना है कि कहां है, तो आप लिखोगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो और उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या लगाओगे? प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाया जाता है। सब सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगाओगे? एन। तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा करो हमेशा नाम को, आईयूपैक नेम को स्पेशली, क्योंकि इसकी कैटेगरी बहुत स्पेशल होती है और एक्चुअली आपको इसी अंदर प्रैक्टिस करनी है। सो ये 2 क्लोरो प्रोप एंड देन एन। देखिए प्रोप का मतलब 3 कार्बन, उसके दूसरे नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे कार्बन के। क्लियर हो गया? तब आपने एन लगाया तो इसका कॉमन नेम हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे ये पूछ लिया गया कि CH3 उसके बाद CH उसके बाद CH2 और यहां पर सपोज उन्होंने लगा दिया है CH3 और यहां पर लगाया है क्लोरीन। इसका नाम पूछा आपसे कि इसका नाम बताइए। तो देखिए इसका नाम लिखना भी आसान है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम लिखना आसान है। कॉमन नेम देखिए इस ग्रुप को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? देखिए इस ग्रुप को पर्टिकुलरली बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में लगे होते 1 2 3 4 और वैलेंसी फ्री होती तो उसको एन ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटाइल। बट यहां पर आपने क्या किया? फिर से आपने चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में नहीं लगाया, आपने एक हुक हटा दिया और उसको सेंटर कार्बन पे लगाया है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो गया? सो यहां पर फिर से वही वाला फिनोमिना है, लेकिन इस बार आपने कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन में से एक हुक निकाल के आपने सेंटर कार्बन पे लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। क्या कहा जाता है इसको? आइसोब्यूटाइल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, आइसोब्यूटाइल। और उसके बाद ये सारा ग्रुप आइसोब्यूटाइल हो गया और आपके पास हैलाइड कौन है? क्लोरीन। तो क्या लगाओगे? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये इसका नाम हो गया, ये इसका कॉमन नेम है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बट व्हाट अबाउट आईयूपैक नेम? सो आईयूपैक नेम की बात करते हैं। चलिए सो यहां पर आईयूपैक नेम कैसा बनेगा? तो उसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप नंबर करके देखो, यहां पर फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है उसको नंबर 1 दिया मैंने, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। आप कैसे भी करके 3 से लंबा चैन तो आप बना ही नहीं सकते, कंसेक्यूटिव चैन 3 से लंबा बना ही नहीं सकते। तो आपको यहां पर 2 सब्स्टिट्यूटल ग्रुप है, दोनों को प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। ये आईयूपैक की क्या होती है? रूल्स होते हैं। तो आपको देखिए
आप देखिए 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, आपने इसको काउंटिंग थोड़ी दी है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 1 नंबर पे क्लोरो ग्रुप है। अब देखिए एबीसीडी के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से एम बाद में आता है, सी पहले आता है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 1 क्लोरो। और आपको मैं बता देता हूं इसके नियम इतने जटिल नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। अब आप अपने हिसाब से उन रूल्स को पढ़ो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, बहुत इजीली आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। सो 1 क्लोरो लिखा, उसके बाद क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अगेन इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, जिसको नहीं पता CH4 था, एक वैलेंसी आपने फ्री करी हाइड्रोजन हटा के, नाउ दिस इज मिथाइल। अगर ऐसा ही लिखा होता CH3 CH2 और एक वैलेंसी फ्री करी आपने हाइड्रोजन हटा के, सो दिस इज इथाइल। तो मीथाइल ईथाइल, इनको आयुपैक में भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्स्टिट्यूटल नेमिंग के रिस्पेक्ट में आयुपैक में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, आपने इनके सब्स्टिट्यूट्स लिख दिए, उसके बाद कार्बन कितने हैं, 3, तो अब क्या लगाओगे, प्रोप लगा दिया, प्रोप 3 कार्बन के लिए। फिर उसके बाद देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप तक पहुंच गया। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, जो भी चैन है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो अब क्या लगाओगे, एन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर होता है सब लोगों को। तो इस तरह से इनकी नेमिंग लिखी जाती है। थोड़ा और टिपिकल लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। सपोज आपको ये दे दिया होता, आयुपैक नेम की बात करते हैं, CH3, ठीक है, उसके बाद CH, उसके बाद CH2 और यहां पर मैं लिख देता हूं Cl। क्लियर होता है। सो यहां पर मैं यहां पे ये हाइड्रोजन भी हटा दूं और यहां पर मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। देखिए तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सपोज आपको नाम पूछ लिया इसका, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दिस केस नेम, आयुपैक नेम पूछा सपोज आपसे, आयुपैक नेम जनरली पूछा जाता है, ठीक है। सो आयुपैक नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप करोगे नंबरिंग, तो नंबरिंग 3 से ज्यादा तो कहीं नहीं कर पाओगे। देखो ये फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, और इसके कार्बन को नंबर 1 दिया आपने, उसके बाद ये जाएगा नंबर 2, अब नंबर 3 में कहीं भी चले जाओ, उससे लंबी चैन तो आप बना नहीं पाओगे। तो आपके हिसाब, देखो जो आपने नंबरिंग करी है उसके हिसाब से इसको नंबर नहीं मिला, इसको नंबर भी नहीं मिला, ऊपर भी जाते तो भी ये 2 रह जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो जिनको नंबर नहीं मिला उनको प्रीफिक्स के तौर पे आगे लिखना पड़ेगा आपको। उसको कैसे लिखोगे, देखो हमको पता है कि 1 नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो M बाद में आता है, C पहले आता है, तो पहले आप अपने फंक्शन ग्रुप को लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, लिख दिया 1 क्लोरो। उसके बाद कोमा लगा के आप क्या लिखोगे, 2 नंबर पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो आप लिखोगे 2 ये 2 बार लिखने जरूरी है, 2 ताकि पता लगे उनकी पोजीशन क्या है, 2 ही नंबर पर दोनों लग रहे हैं। 2 कितने लग रहे हैं, ऑब्वियसली डाई भी लिखना पड़ेगा आपको, इससे नहीं काम चलेगा। 2 उसके बाद डाई और फिर क्या लिखोगे, मिथाइल। सो फाइनली हमने यहां पर लिख दिया मिथाइल, लिख दिया। उसके बाद देखिए आपका काम खत्म, आपने सारे जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप थे सबको आपने प्रीफिक्स में लिख दिया। उसके बाद आप 3 कार्बन काउंट किए हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे, प्रोप, और उसके बाद सारे के सारे जो कार्बन काउंट किए वहां सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाओगे, एन। अब आप समझ गए होगे कि अगर कहीं डबल बॉन्ड आता तो आप इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड आता तो आइन लगाते और उसका नंबर लिख देते, कुछ नहीं होता। सो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन और फाइनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिखना होता है। सो इस तरह से आप आयुपैक नेमिंग करोगे। किसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेमिंग हमने अभी करी है आरएक्स के लिए, हेलो एल्केन्स के लिए। क्लियर हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट हेलो एल्कीन्स, एरीन्स, उसके लिए हम लोग नेमिंग देखेंगे। हमने हेलो एल्केन्स के लिए कर ली है हेलो एरीन्स, और उसके अलावा अगर 2 हेलोजन आ जाते हैं एक ही कार्बन पे या फिर पूरी चैन के अंदर 2 हेलोजन आ जाते हैं, तो उस केस में नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम लोगों को सीखना है। क्लियर होता है। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग हेलो एरीन्स के लिए भी कॉमन नेम और आयुपैक नेमिंग कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट से, और साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी बता दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम किसके लिए करने वाले हैं, हेलो एरीन्स के लिए। तो मैं बी पॉइंट लगा देता हूं, ए पॉइंट में हेलो एल्केन्स के लिए करा था। हेलो एरीन्स को मैं इस तरह से लिखूंगा, आगे चैप्टर में ऐसे ही मिलेगा, दिस इज एराइल, समझ रहे हो आप लोग, एरोमेटिक, और उसके साथ आपने क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरीन। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज हेलो एरीन, ठीक है, इसको हेलो एरीन कहते हैं। इसको हम लोग एराइल हैलाइड भी कहते हैं, एराइल हैलाइड इसका कॉमन नेम हो गया, एराइल हैलाइड, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो अलग अलग तरीके से, कॉमन नेम का कुछ फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखे जाता है, क्योंकि कॉमन नेम के लिए हर चीज जो है अलाउड है, लेकिन यहां पर जो आयुपैक नेम है वहां पर रूल्स अच्छे से फॉलो होते हैं। सो ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर अगर कॉमन नेम लिखा जाए इनके लिए, तो कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम लोग यूं लिखते हैं एराइल हैलाइड, क्लियर है, और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एराइल हैलाइड के अलावा मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं, क्योंकि यहां एरोमेटिक रिंग इस्तेमाल होती है बेंजीन, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर देखिए, ये अगर बेंजीन है, ये बेंजीन का रिंग मैंने बनाया है, और यहां पर देखिए ये बॉन्ड्स मैंने बना दिए, क्लियर होता है, बेंजीन रिंग और बॉन्ड्स मैंने क्लियर कर दिए। सो फाइनली इस पोजीशन पर अगर मैंने कोई फंक्शन ग्रुप लगा रखा है, तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन होती है हम लोग उसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है ना, वो कॉमन नेमिंग में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑर्थो, और उसके लिए ओ लिखा जाता है। क्लियर हो गया? उसके जस्ट ये पास वाली जो आपके पास पोजीशन दिख रही है उसको मेटा पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा। ये ऑर्थो है तो ये वाली भी ऑर्थो है, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो ओ, ये मेटा है तो ये भी मेटा पोजीशन कहलाती है। सबको समझ में आ गया? एम लिखा जाता है उससे। और ये जो सबसे नीचे है, बिल्कुल नीचे, इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पी से लिखा जाता है। ये एक्चुअली ये जो ऑर्थो मेटा पैरा वाली पोजीशंस है, ये कॉमन नेम में इस्तेमाल की जाती है। तो दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, मैं लिख के बताऊंगा। क्लियर होता है? और यहां पर हम लोग बात करते हैं आयुपैक नेम की। सो आयुपैक नेमिंग कैसे की जाती है वो तो ऊपर लिखा ही है, दैट इज हेलो एरीन। तो इसको हेलो एरीन से आयुपैक नेमिंग इसकी की जाती है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, अगेन वहां पर काउंटिंग करनी होती है तो करके दिखाता हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। सो चलिए गाइस एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपको एक एरोमेटिक रिंग दे दी, ठीक है, तो मैं सबसे पहले एरोमेटिक रिंग बना देता हूं, और उसके बाद यहां पर सपोज यहां पर क्लोरीन लगा दिया। तो इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम पे बात करेंगे। एक्चुअल में कॉमन नेम जो है इसका, ध्यान से इसको देखिए, इसका कॉमन नेम, मोस्ट कॉमन नेम, इसको किस नाम से पुकारा जाता है जनरली? तो देखिए ये बेंजीन रिंग है और ऊपर क्लोरीन लग रहा है, तो इसको क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। देखिए बहुत आसान है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, मैं यहां लिख रहा हूं क्लोरोबेंजीन। और अगर कोई आपसे इसका आयुपैक नेम पूछे तो फॉर्चुनेटली इसका आयुपैक नेम भी सेम ही है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, बेंजीन को आईयूपीएसी ने भी पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, बेंजीन ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में देखिए यहां पर क्या लिखा है आयुपैक नेम में, हेलो एरीन, तो क्लोरोबेंजीन साफ ही दिख रहा है। सो मजे की बात यह है कि इसको भी हम लोग क्लोरोबेंजीन, इसका आयुपैक नेम और इसका जो कॉमन नेम है वो दोनों का दोनों सेम है। तो फिर कॉमन और आयुपैक नेम में फर्क कहां आएगा? इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इसके कॉमन नेम में एराइल हैलाइड भी लिखा है, तो यहां पर बेंजाइल क्लोराइड भी इस्तेमाल कभी कभार कर लेते हैं। सो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उसका इस्तेमाल कॉमन नेम में। कॉमन नेम का मतलब क्या है? मोस्ट ट्रेंडी, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्लोरोबेंजीन के नाम से पुकारा जाता है, तो वहां पर वही हमने काउंट किया है, हमने ये नहीं लिखा है। क्लियर होता है? कभी कभार दिख जाए आपको तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं, उसका मतलब वही है। तो चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल लिया, सपोज हम एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं जहां पर आपको कॉमन और आयुपैक नेम में फर्क क्या है वो आपको समझ में आएगा। सपोज हमने एक एरोमेटिक रिंग लगाया और यहां पर क्लोरीन लगा दिया, और उसके एक पोजीशन छोड़ के यहां पर क्लोरीन लगा दिया। अब आपको समझ में आएगा कि कॉमन नेम और आयुपैक नेम में फर्क क्या होता है। देखिए कॉमन नेम में मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन का इस्तेमाल हम लोग कॉमन नेम में करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको फिक्स पॉइंट मान लूं जहां पर आपका फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको माने तब भी ये पोजीशन आपकी ऑर्थो हो गई, ये वाली और ये वाली। क्लियर होता है? तो ये मेटा पोजीशन पे चला गया। अगर आप इसको फिक्स मानते हो तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, तो ये मेटा पोजीशन पे चला गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लग रहा है, तो यहां पर लिखोगे मेटा, मेटा के लिए एम लगाओगे, मेटा, उसके बाद क्लोरीन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखो, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन इसका कॉमन नेम है। सबको समझ में आ गया? बट व्हाट अबाउट आयुपैक नेम? आयुपैक नेम की बात करें तो वो कैसे होगी? तब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी कार्बन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ठीक है। सो 1 और 3 पे आपके पास 2 क्लोरीन है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? दैट इज 1,3 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो, और उसके बाद आपको यहां लिखना है बेंजीन, बस। ये देखिए आयुपैक नेम बड़ा सिस्टमैटिक है, क्योंकि वहां पर हेलो एरीन लिखना है और हेलोजन कहां कहां लगे उनकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने क्या किया है यहां पे, जरा ध्यान से उसको देखो, ये हमने एक, मान लीजिए चलो ब्रोमीन लगा दिया है यहां पे, ठीक है, दूसरा ब्रोमीन लगा दिया है जी यहां पे, ठीक है, और तीसरा ब्रोमीन लगा दिया है जी यहां पे। तो मेटा पोजीशन पे आपके ब्रोमीन लगे हुए हैं।
और एक्चुअली क्या है, ये एक सिमेट्रिकल बेंजीन है, ध्यान से उसको देखो, सिमेट्रिकल बेंजीन है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, ये भी मेटा पोजीशन पे। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये मेटा पोजीशन से ये भी मेटा पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये भी मेटा पोजीशन पे, ये भी मेटा पोजीशन पे। तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल बेंजीन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके लिए अगर कॉमन नेम कोई पूछे तो कॉमन नेम एक्चुअल में क्या लिखा जा सकता है, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं मेटा मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, उससे भी अच्छा कॉमन नेम है इसका, सिमेट्रिकल है तो आप लिखोगे सिमेट्रिकल सिम, उसके बाद ट्राई ब्रोमो, ठीक है, बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है क्योंकि ये सिमेट्रिकल बेंजीन है, मतलब यहां पर जो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं वो सिमेट्री पर है, इसको सिमेट्रिकल बेंजीन भी कहते हैं। जहां पर जो आपके फंक्शन ग्रुप है सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, इसलिए कॉमन नेम क्या बन गया, सिमेट्रिक से SYM, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। पर इसका आयुपेक नेम बड़ा सिस्टमेटिक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमन नेम है ना, वो उनका कुछ रूल रेगुलेशंस नहीं है, वो कैसे भी जिसने इस्तेमाल किया वैसे ही लिख लिया, लेकिन आयुपेक नेम बड़े सिस्टमेटिक है। सो आयुपेक नेम के हिसाब से आप क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, आप कैसे भी चल सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर कहीं भी लिखते, सबको समझ में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, नाम सेम ही आएगा, ट्राई करके देख लेना। सो आयुपेक नेम कैसे लिखोगे, एक पोजीशन, 3 पोजीशन और 5 पोजीशन पर क्या लग रहा है, 1 3 5, उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राई, उसके बाद ब्रोमो लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखोगे, बेंजीन। तो देखो दिस इज मोर सिस्टमैटिक। क्लियर हो गया, ये ज्यादा सिस्टमैटिक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग को लिखा जाता है, करा जाता है। एरोमेटिक रिंग में आपको समझ में आ गया, हेलो एरीन्स के लिए कैसे लिखते हैं। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन मैंने आपको बता दी, और साथ में ये रूटीन्स में आपको क्लियर कर दिए। यहां पर जो नंबरिंग है आप कैसे भी देख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहां पर क्योंकि फंक्शन ग्रुप सब सेम ही थे तो मैंने 1 नंबर इसको दे दिया, अब चाहो तो इसको भी देते तब भी नाम सेम ही लिखा जाता। अदरवाइज प्रायोरिटीज होती है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। क्लियर होता है? सो नॉर्मल वे से तो ये है, अदरवाइज मैं आपको एक और वीडियो में आपको प्रायोरिटी वाले वीडियोस में प्रायोरिटी भी समझा दूंगा किसको कैसे प्रायोरिटी देनी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम नोमेनक्लेचर सीखते हैं ऐसे कंपाउंड्स का जहां पर हैलोजन एक से ज्यादा हूं, स्पेशली 2, तो उनके लिए कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कॉमन नेम और आयुपेक नेम, उनको सीखते हैं। तो देखिए यहां पर जो कैटेगरी बना रहा हूं वहां पर किसके लिए बना रहा हूं, 2 सेम हैलोजेंस, ध्यान से उसको देखिएगा, 2 सेम हैलोजेंस किसके ऊपर अटैच है, या तो रिंग पे या फिर स्ट्रेट चेन पे, 2 सेम हैलोजेंस। तो यहां पर 2 कैटेगरी आप बना सकते हो। जो दोनों सेम हैलोजेंस हैं वो या तो सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, मतलब जरा ध्यान से उसको देखिए, ये एक लंबी चैन, उसके साथ एक कार्बन, और उसके साथ आपने क्या किया है, वो दोनों हैलोजन चिपका दिए हैं। ये देखिए इस तरह से हो सकता है ना, इसकी तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लो, ये लो। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, आर, ये पीछे कोई भी चैन हो सकती है, मे भी हो सकता है ना भी हो। सो CH और ये दोनों हेलोजन आपने एक ही कार्बन के लगा दिए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग जैमिनल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैमिनल हैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो। इनका कॉमन नेम जैमिनल हैलाइड, या फिर इसको कॉमन नेम, ये इनका कॉमन नेम हो गया, या फिर इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, जैम डाइहैलाइड। क्या कहा जाता है, जैम डाइहैलाइड भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हो गया हमारे पास एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक लंबी चैन है, उसके अंदर ये 2 कार्बन्स हैं, ठीक है। सो फाइनली उनकी जो वैलेंसीज है वो इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर CH2, आपने एक हेलोजन तो इस कार्बन से लगा दिया, और उसके जस्ट पड़ोसी नेबरिंग कार्बन पे आपने दूसरा हेलोजन लगा दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, और इसका जो दूसरा वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए अगर आपने दोनों जो हेलोजन है वो विसिनल कार्बन, इनको विसिनल कार्बन भी कहते हैं, नेबरिंग कार्बन पे लगाया है, तो इस तरह के जो कंपाउंड है हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान से उसको देखिएगा। सो दिस इज जैम डाइहैलाइड, जैमिनल हैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड लिख दीजिएगा, जैमिनल डाइहैलाइड, और इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर हो गया। और इनके लिए शॉर्ट में लिखा जाता है विस, इसके लिखा जाता है जैम, इसके लिखा जाता है विस। सो विस डाइहैलाइड्स भी कहते हैं, ये इनके कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा सब लोग। अच्छा, इनका एक और कॉमन नेम होता है, ज्यादातर वो भी लिख दिया जाता है, तो फिर आपको पहचानना आना चाहिए। तो इस केस में जैमिनल के लिए लिखा जाता है एल्काइलिडीन। ये देखिए एल्काइलिडीन भी लिखा जाता है, एल्काइलिडीन हैलाइड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइलिडीन हैलाइड भी इनका कॉमन नेम है। किनका, जैमिनल का, जैम का, मतलब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन, तो इनको एल्काइलिडीन हैलाइड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइलिडीन हैलाइड, तो डाई वाला इसका डीन के अंदर आ गया, एल्काइलिडीन हैलाइड। क्लियर हो गया। जबकि उसको कहा जाता है एल्काइलीन डाइहैलाइड। क्या कहा जाता है, एल्काइलीन
और क्योंकि वहां डाई नहीं आ रहा है तो अलग से लिखा जाता है डाई हेलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखो। तो ये इनके कॉमन नेम हो गए। दोबारा समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। दो सेम हेलोजन इस तरह से दो कैटेगरी में आपको यहां समझाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन लगा दिए, उसको हम लोग बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड, या फिर उसको जैम डाइहैलाइड भी कहते हैं। और एक्चुअल में उसको इस तरह से लिखा जाता है एल्काइलिडीन हेलाइड। क्लियर हो गया, यहां डाई नहीं लगाओगे, डीन पहले आ गया, एल्काइलिडीन हेलाइड। जब आपके पास दो विसिनल कार्बन पे हेलोजन लगे हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, या उसको विस डाइहैलाइड भी लिखते हैं, या फिर एल्काइलीन डाइहैलाइड भी लिखते हैं। तो ये तो उनके कॉमन नेम हो गए। व्हाट अबाउट आईयूपैक नेम, तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आईयूपैक नेम में तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिख दो, बात खत्म। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं दोनों के एक एक, तो ध्यान से उसको देखिए। सपोज आपके पास ये है CH3, उसके बाद यहां पर आपने लिख दिया है CH2, CH लिख देते हैं और फाइनली यहां पर CH2 लिख देते हैं। सपोज आपने क्या किया, एक क्लोरीन लगा दिया यहां, एक क्लोरीन लगा दिया यहां। तो क्योंकि नेबरिंग कार्बन पर आपने क्या लगा रखे हैं, यहां पर हेलोजन लगा रखे हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नेबरिंग मतलब विसिनल, तो ये विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल हो गया। सबको समझ में आता है, सिर्फ विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है। और इसको कैसे लिखोगे, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कॉमन नेम में क्या इस्तेमाल करना है, विसिनल के लिए एल्काइलीन डाइहैलाइड इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहां पर कार्बन कितने, 1 2 3, तो यहां पर लिखोगे प्रोपाइलीन, सो प्रोपाइलीन, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया, ये इसका कॉमन नेम है। सबको समझ में आ गया। नाउ दिस इज ए कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। ना व्हाट अबाउट आईयूपैक नेम, अगर आपको इसका आईयूपैक नेम जो कि बड़ा सिस्टमेटिक है, वहां पर कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करो, यहां पर नंबरिंग करो। देखो अगर नंबर यहां से करा 1 2 3, तो यहां पर देखो आईयूपैक के रूल को आपने तोड़ दिया। कैसा, आईयूपैक ये कहता है कि आपके जो फंक्शन ग्रुप है उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। सबको समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, यहां पर इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, उल्टा भी तो कर सकते थे। अगर आपने यहां पर 2 नंबर और 3 नंबर दिया होता और 2 3 कितना होता है 5, तो ये भी आईयूपैक का रूल है कि टोटलिंग भी मिनिमम होनी चाहिए। बजाय इसके आप ये भी तो कर सकते थे, इसको 1 देते, इसको 2 देते और इसको 3 देते। देखो आईयूपैक का रूल सिखा दिया मैंने आपको। सो यहां पर एक 1 नंबर पे आ रहा है और एक 2 नंबर पे आ रहा है, टोटलिंग कितनी है 3। नाउ दिस इज अप्रोप्रिएट, वो सही नहीं है, ये सही है। सो मिनिमम टोटलिंग रूल भी कहते हैं इसको। सो फाइनली यहां पर मिनिमम टोटलिंग आ रही है 1 और 2 पे, तो आप ऐसा ही नंबरिंग करोगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो कहां कहां में 1, 2, उसके बाद क्या लिखोगे डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आपने कितने कार्बन काउंट किए जी 3, तो क्या लिखोगे प्रोप, और उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे एन। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। आईयूपैक नेमिंग आपको सबको समझ में आ गई। सो ये और ये आपका कौन सा है, विसिनल डाइहैलाइड वाला, विसिनल डाइक्लोराइड का एग्जांपल है। नाउ दिस इज द एग्जांपल फॉर विसिनल डाइक्लोराइड। हो गया सबको समझ में। अब सपोज आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग जैम का भी ले लेते हैं। सपोज आपके पास ऐसा दिया होता CH3, उसके बाद CH और यहां पर क्लोरीन और यहां क्लोरीन, तो 4 हो गए ना उसके। चलिए इसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले कॉमन नेम पर चलते हैं। कॉमन नेम सबसे पहले कैसे लिखोगे, क्योंकि ये जैम है, जैम डाइहैलाइड है, जैम के लिए क्या लिखते हो एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। सो 2 ही कार्बन है तो क्या लिखोगे इथाइलिडीन, ये देखिए एल्काइलिडीन, तो स्पेलिंग इथाइलिडीन। सबको समझ में आया, इथाइलिडीन। और उसके बाद क्या लिखना है हैलाइड, वो हेलोजन कौन सा है क्लोरीन, तो क्या लिखोगे क्लोराइड। ये देखिए इथाइलिडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। नाउ व्हाट अबाउट आईयूपैक नेम, सो विल टॉक अबाउट आईयूपैक नेम, ठीक है। आईयूपैक नेम की बात करते हैं। दोनों फंक्शन ग्रुप इसी कार्बन से हैं, तो नंबर 1 और ये नंबर 2, वहां तो कोई झंझट ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे 1,1 डाई क्लोरो। देखिए कितना आसान है, सबसे अच्छे आईयूपैक नेम होते हैं क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है। 1,1 डाई क्लोरो लिख दिया, उसके बाद 2 कार्बन है तो क्या लगाओगे इथ, और उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे एन। तो ये इसका नाम हो गया आईयूपैक 1,1 डाई क्लोरो इथेन। सो ये हमारे पास आईयूपैक नेम की अलग अलग कैटेगरीज खत्म होगी। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। मे बी आज हो सकता है सिर्फ नोमेनक्लेचर ही हो पाए, नेचर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ एग्जांपल प्रोमिनेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइज, अब हम कुछ एक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ फेमस मैंने कंपाउंड्स यहां पर लिए हैं, तो उनकी कॉमन नेमिंग भी सीखेंगे और उनकी आईयूपैक नेमिंग भी देखेंगे, ठीक है। सो चलिए ये 5 एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, बाकी आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर कॉमन नेम लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके आईयूपैक नेमिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इनके 5 एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पहचानो, ये कौन है, ठीक है।
ये जरा ध्यान से इसको देखो, इसको विनाइल बोलते हैं, इस ग्रुप को विनाइल बोलते हैं, दिखाई दे रहा है। सो फाइनली इसका नाम क्या हो गया, ये विनाइल है और एक क्लोरीन लग रहा है, तो दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। सो दिस इज विनाइल क्लोराइड, बस पहचानना है, हो गया, समझिए। विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। जब भी विनाइल क्लोराइड लिखा हो तो आपके पास ये कंपाउंड दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन आईयूपैक नेम सिस्टमेटिक होता है, तो आईयूपैक नेम में क्या करोगे, नंबरिंग 1 एंड देन दिस वन इज 2। अब देखिए यहां पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसको कैसे लिखोगे, हमारे लिए डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, उसको सफिक्स में लिखते हैं, और सफिक्स इसके लिए क्या लगाते हैं, ईन। देखिए आपके 1 नंबर पर ये क्लोरो ग्रुप भी लग रहा है, तो इसको प्रीफिक्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो प्रीफिक्स को खत्म करो, 1 क्लोरो लिख दिया सब लोगों ने, 1 क्लोरो हो गया। अब देखिए यहां पर क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या लगाते हो, इथ, तो ये मैंने इथ भी लगा दिया, और उसके बाद 1 नंबर पर ईन है, तो लास्ट में क्या लगाओगे, ईन। तो इसको इस तरह से टुकड़ों में पढ़ोगे, 1 क्लोरो इथ एंड देन ईन। 1 क्लोरो क्यों लगा, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है। इथ क्यों लगा, क्योंकि 2 कार्बन है। और ईन क्यों लगा, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन जब 1 ही हो तो आपको 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है, ये आईयूपैक ने डिसाइड किया हुआ है, रूल है। चलिए सेकंड देखिए, अब इसको पहचानो, ये कौन सा ग्रुप है, एक्चुअल में ये ग्रुप है एलाइल। आप देखिए मैंने कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का अगर दूसरा कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड। वो विनाइल है तो ये क्या है, एलाइल क्लोराइड। देखिए इनका कॉमन नेम तो बहुत ही आसान है, ठीक है, एलाइल क्लोराइड। और ये पहचानना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल लिए हैं। सो चलिए गाइस, अब इसके आईयूपैक नेम की बात करते हैं। इसका कॉमन नेम तो हो गया एलाइल क्लोराइड, इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे लिए डबल बॉन्ड, क्योंकि इसको डबल बॉन्ड को सफिक्स में लिखा जाता है, देखो आपने सफिक्स में लिखा है, तो डबल बॉन्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आईयूपैक ने रूल बनाया है, जो कि डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए काउंटिंग में। तो यहां पर काउंटिंग में इसको नंबर 1 मिलेगा, ये नंबर 2, और आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो लीस्ट नंबरिंग पे आ सकता है, क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इंपॉर्टेंस वाली टेबल मैं आपको किसी फ्रेश वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो एज कंपेयर टू दीज लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, तो यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से मिलेगा। अब हमने नंबरिंग कर दी, उसके बाद कुछ है नहीं, तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, 3 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप आ रहा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 3 क्लोरो, क्या लिखोगे, 3 क्लोरो लिख दिया। उसके बाद आप देखिए 3 क्लोरो लिखने के बाद ओवरऑल हमने ये तो पूरा कर ही दिया है, तो 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है। और देखिए यहां पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे लिख सकते हो इन। क्लियर हो गया सब लोगों को, प्रॉप 1 इन भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आपका डबल बॉन्ड 1 नंबर पे ही हो तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 3 क्लोरोप्रोपीन उसका नाम हो गया। अब देखिए इसके नाम पर बात करते हैं, सबसे पहले ग्रुप को पहचानिए। देखिए जब आपके पास रिंग के साथ 7 कार्बन हो तो वो एक्चुअली बेंजाइल ग्रुप होता है, तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और ये मैं चीज आपको बता चुका हूं पहले, और बार बार इसीलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। सो नाउ दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन मजे की बात, इसके लिए जब आईयूपैक नेम लिखने जाओगे तो देखिए यहां पर ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, जैसे कि आपके पास देखिए इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, C2H5 को इथाइल। इसी तरह से पता है ये क्या है, नाउ दिस इज C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काउंट होगा। मजे की बात देखिए यहां कार्बन सिर्फ एक ही है, आईयूपैक ये कहता है कि इसमें एक ही कार्बन है, और उसमें ये जो ग्रुप है वो एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, और ये भी एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, दोनों की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सब्स्टिट्यूट ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखोगे, उसके बाद यहां पर एज इट इज जैसे लिखते हो वैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए अल्फाबेटिकली सी पहले आता है और जो पी है वो बाद में आता है, तो आप पहले लिखोगे क्लोरीन को तो लिखोगे क्लोरो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने क्लोरीन को खत्म किया, क्लोरो लिख दिया, उसके बाद इस ग्रुप को फिनाइल लिखा जाता है, तो वो क्लोरो एंड देन फिनाइल, ठीक है, फिनाइल लिख दिया। और उसके बाद देखिए क्योंकि एक ही कार्बन है तो क्या लगाओगे, मिथ, सो ये लगा दिया हमने मिथ, क्योंकि ये जो कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड ही बना रखे हैं, तो लास्ट में क्या लगाओगे, एन। क्लोरोफिनाइल मिथेन इसका नाम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल तो काफी अच्छा लगा होगा, ये दोनों एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम और इसका आईयूपैक नेम। सो फाइनली यहां पर देखिए CCl4 को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले से कॉमन नेम पर चलते हैं। इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बड़ा फेमस है, ये इसका कॉमन नेम है, कार्बन टेट्रा एंड देन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा।
कार्बन टेट्राक्लोराइड से फेमस है, लेकिन आयुपैक इसको फॉलो नहीं करता है। आयुपैक के हिसाब से देखिए यहां पर इसको कैसे लिखोगे, यहां पर देखो आपने 4 हाइड्रोजन हटा के 4 क्लोरीन लगा दिए, तो आयुपैक ये कहता है कि यहां पर लिखो टेट्रा। सबसे पहले तो टेट्रा, क्या लगाया आपने, क्लोरीन, तो क्लोरो, क्लोरो है ना सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो क्लोरो। उसके बाद एक ही कार्बन है तो फिर क्या लगाओगे, मिथ, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथ, और उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। आप 1111 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए वहां पर वो चीज हटा दी गई है। आयुपैक नेम में रूलिंग कुछ इस तरह से है, टेट्राक्लोरो, उसके बाद एक ही कार्बन है तो मिथ, और उसके बाद एन। आयुपैक नेम के रूल्स बड़े फिक्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको लिखाया। अब चलते हैं लास्ट कंपाउंड पे, और देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली इसको यूज भी बहुत करेंगे, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जब भी आपके पास 3 हेलोजन, एक ही कार्बन, कार्बन एक ही और उसी पर लगे हो तो उसको क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो यहां पर कोई भी होता, ब्रोमीन लगाते हो तो ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, 3 क्लोरीन है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। चलिए अब इसके आयुपैक नेम पर चलते हैं। आयुपैक नेम देखिए, ये सेम कार्बन, उसके ऊपर 3 आपने क्लोरीन लगा रखे, तो क्या लिखोगे, ट्राई, ठीक है। अगेन ऊपर देख लो क्लोरो, उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो फिर क्या लिखोगे, मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। तो इस तरह से इनकी नेमिंग को किया जाता है। कुछ स्पेशल एग्जांपल मैंने आपको दिखाए, आई होप आप लोगों समझ में आ गए होंगे। और ये स्पेशल है, इनके कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों स्पेशल है, इसी मैंने आपको ये एग्जांपल दिए। बाकी आप बैठ के प्रैक्टिस करो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए गाइस, इसको खत्म कर लिया हम लोगों ने। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे वाले आने वाले जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा CX बॉन्ड जो यहां पर बन रहा है, किस किस की वजह से, यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चेक करते हैं यहां पर जो CX बॉन्ड, X का मतलब क्या है, देखिए यहां पर C का मतलब तो कार्बन हो गया ना, ये तो आपको पता ही है, C माने कार्बन, ठीक है, और X माने यहां पर क्या है, हेलोजन। अब जिसको पता नहीं हो ध्यान से इसको देखेगा कि यहां पर जो हेलोजन होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैं लिख देता हूं, हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जिसको पता नहीं है मैं वो भी बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंस होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, ठीक है, टूवर्ड्स इट। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये पावर नॉन मेटल में, स्पेशली ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें ये पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 में है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया सबको समझ में। सो यहां पर फ्लोरीन को तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होता है, और वो कितना होता है, 4, ठीक है। दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, क्लियर होता है सब लोगों को। सो जरा ध्यान से इसको देखो, इसका मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर बहुत अच्छी खासी होती है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर जो बॉन्ड आपने क्रिएट किया वो किस किस के बीच में है, यहां पर बॉन्ड आपने क्रिएट किया है कार्बन और हेलोजेंस के बीच में। ध्यान से इसको देखिएगा, कार्बन एंड हेलोजेंस के बीच में हमने यहां पर बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक है, जो बॉन्ड यहां पे बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर हम जानते हैं कि ये हेलोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली टुवर्ड्स हेलोजन शिफ्ट होंगे। इस स्लाइड शिफ्टिंग की वजह से इस X के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, और ये C के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहां पर जरा गौर से चेक करिएगा कि यहां पर जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब जरा सोचिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ही ये
ये यहां पर जो चार्ज पैदा हो रहा है Q की वैल्यू वो ज्यादा होगी। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझा रहा हूं। हालांकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसको पार्शियल नेगेटिव को -1 ले लेते हैं और पार्शियल पॉजिटिव को +1 ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉपर अगर कैलकुलेशन करें तो यहां पर कितना चार्ज पैदा होगा, ठीक है, यहां पर कितना चार्ज पैदा होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी x की, चार्ज नेगेटिव उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही जनरेट होगा। सबको समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। इस चीज को समझिएगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, और क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हो जाता है तो यहां पर डाइपोल जनरेट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। डाइपोल का मतलब डाइपोल, पोल, दो पोल कौन से? एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दो पोल हमें जनरेट होते दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हो चुका है। और ये पोलर क्यों हुआ है? क्योंकि x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की ज्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन और इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ चुका है। सबको समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये निकला कि CX बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से यहां पे डाइपोल जनरेट हो रहे हैं। डाइपोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब मजेदार बात पर चलते हैं। देखिए यहां पर x कुछ भी हो सकता है। x में बी फ्लोरीन, x में बी क्लोरीन, x में बी ब्रोमीन एंड x में बी आयोडीन। यस और नो? अब हमें यह तो पता है कि यहां पर साइज जो होती है फ्लोरीन की सबसे छोटी होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। सबको समझ में आ गया? तो मैं यहां पर पिक्टोरियली दिखाता हूं कि ये बॉन्ड कैसे हैं। आपने इस तरफ तो कार्बन ही लगा रखा है, तो मैं मान लेता हूं जी ये कार्बन का एटम है, लेकिन फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो कार्बन टू फ्लोरीन कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जरा ध्यान से उसको देखिए। कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड आपके पास है वो कुछ ऐसा है। देखिए फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो देखिए ये हुआ, मान लेते हैं हम लोग फ्लोरीन। ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि यहां कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इनके ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली ये तो मैंने कार्बन मान लिया है जी, और ये फ्लोरीन मान लिया है, और फ्लोरीन साइड में सबसे छोटा होता है। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम निकालते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जी इतनी। इस चीज को चेक करिएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इतनी। सबको क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से इसको देखें, आगे चलें तो कार्बन तो सेम ही है, कार्बन में तो फर्क आएगा नहीं, तो उसका एटम तो यही रहेगा। लेकिन आगे है क्लोरीन, तो फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ गए तो क्लोरीन का साइज थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा होता है। ये देखिए, तो यहां पर एक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। यस और नो? इंक्रीज हो गई। सबको मालूम पड़ा? एक आइडिया दे रहा हूं। तो यहां पर ये हुआ कार्बन, जबकि ये हो गया हमारा क्लोरीन। नीचे जाएंगे तो थोड़ी और बढ़ गई। कार्बन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ब्रोमीन की साइज थोड़ी और बढ़ गई। ये देखिए, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया। ध्यान से इसको चेक करिएगा, ठीक है। डिस्टेंस है बेसिकली न्यूक्लियस के बीच का, वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया, यानी कि बॉन्ड का लेंथ और बढ़ गया। यस और नो? आया सबको समझ में? और आयोडीन की बात करें तो देखिए कार्बन तो वैसा ही है, लेकिन यहां पर आयोडीन का साइज और बड़ा है। ये देखिए, तो इसका मतलब बॉन्ड का लेंथ और बढ़ गया। ध्यान से इसको देखिएगा। तो बेसिकली यहां हो कुछ ये रहा है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ की जो बात हो रही है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। तो अगर कोई कहे आपसे, मैं इसी तरफ बता दे रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर कोई बोले आप लोगों को लगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ तो बहुत ही आसान है। सबसे छोटा कौन होगा? CF, उससे बड़ा कौन होगा? CCl, उससे बड़ा कौन होगा? CBr, और उस सबसे बड़ा कौन होगा? CI। ये देखिए, यहां पर कार्बन टू आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ा होगा, और यहां पर कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा होगा। वो हमें दिखाई भी दे रहा है। सबको समझ में आ गया? अब मजेदार बात, यहां पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपने लगा दिया है ना सबने। उसके बाद आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है?
देखिए इंग्लिश है, शब्दों को पकड़िए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, यही सवाल है। तो देखिए जितना छोटा बॉन्ड उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। कोई चीज छोटी है तो उसको तोड़ने में तकलीफ होती है, आपने कभी सोचा है? अब देखिए चौक काफी बड़ा है, सबको समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं कहूं छोटे से चौक को तोड़ो, आप खुद से महसूस करके देखो। आप एक बड़ा चौक लो और एक इतना छोटा सा चौक लेना, इतना सा टुकड़ा, मैं आपको बोलूं इसको तोड़ो, तो बड़े को तो तोड़ना बहुत आसान है, मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगा और ये टूट जाएगा। लेकिन छोटे चौक को तोड़ना आसान है क्या? नहीं, छोटे चौक को तोड़ना आसान नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बॉन्ड का लेंथ कम होता है तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। सबको समझ में आ गया? तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का इनवर्स यानी कि उल्टा यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा। खुद से आप लेके देखिए, एक छोटी चीज लीजिए, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, एज कंपेयर टू बड़ी चीज लीजिए उसको तोड़ना आसान होगा। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर अगर कोई पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताइए तो बहुत आसान है, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर लिखना है आपको। सबसे आसानी से कौन टूटेगा? Ci बॉन्ड, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये सबसे आसानी से टूटेगा। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? Cbr की, उसके बाद CCl की, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी होगी? Cf की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होगा एज बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। क्लियर हो गया? इसके कंपैरिजन में उसका ऑर्डर जो होगा बेसिकली जस्ट अपोजिट होगा। सबको क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए गाइस, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है और वो है डाइपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसका ऑर्डर क्या है वो पूछा जा सकता है। पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हो कुछ यूं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है जिसकी वजह से यहां डाइपोल जनरेट हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी यानी कि ये डाइपोल की पोलैरिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका ऑर्डर आपको बताना है, क्योंकि यहां पर हर बार एक्सचेंज हो रहा है। अब जरा चेक करिएगा, सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं उस पे इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा। सबको समझ में आता है? देखिए डाइपोल मोमेंट जिसको नहीं पता उसको म्यू से लिखा जाता है, और वो किस तरह से निकाला जाता है? दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। यहां पर चार्ज इनटू डिस्टेंस को, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये जो आपके पास चार्ज पैदा हो रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है और यहां पर चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां पर जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सबको समझ में आता है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस डाइपोल के बीच में बढ़ रहा है, एक तो बात क्लियर है। दूसरा है चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है। और आप बताइए कि चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा था? फैक्टर को देखिएगा, चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो भी ज्यादा होगा। तो अब जरा बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। अब मजे की बात पर आते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां बॉन्ड नंबर 1 में यानी कि CF के बीच में जो बॉन्ड है वहां पर डिस्टेंस कम है, यानी कि डिस्टेंस तो है लो, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई। इस चीज को समझिएगा, डिस्टेंस लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऊपर से नीचे जाओगे तो डिस्टेंस तो बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटने लगती है। मजे की बात, एक फैक्टर बढ़ रहा है दूसरा फैक्टर घट रहा है। अब यहां पर डोमिनेंस को चेक करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक करेगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो CF का सबसे ज्यादा होना चाहिए, और ऊपर से नीचे जाने पर बेसिकली डाइपोल मूवमेंट जो है वो घटने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, जरा चेक करिए। यहां पर जो डिस्टेंस होती है ना वो यानी कि बहुत ही कम होती है, वो पिकोमीटर में ली जाती है। पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12। ये बहुत ही कम यहां पर लेंथ, आप खुद ही सोचिए, एटम तो वैसे ही बहुत छोटा होता है और दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, ये तो जानते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस का फैक्टर है ना वो इतना डोमिनेटिंग नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस का फैक्टर इतना मायने नहीं रखता है जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर मायने रखता है। तो अब जरा ध्यान से इसको चेक करेगा। वैसे जो डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है।
ये कोई गलत नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है बेसिकली वो पिकोमीटर में, विच इज वेरी लेस, तो यहां पर डिस्टेंस का कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इस बॉन्ड का जो यहां पर बॉन्ड लेंथ है ना, वो बुक में अप्रोक्सीमेटली, वैसे आपको डेटा याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, 139 पिकोमीटर के करीब है। ठीक है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको सोचने और समझने के लिए ही बस। वहां पर 139 पिकोमीटर इस बॉन्ड का लेंथ है, जबकि अगर आप CCl की बॉन्ड का लेंथ का यहां पर बात करें तो 157 अराउंड है पिकोमीटर में। अब जरा चेक करिएगा यहां पे, तो 139 पिकोमीटर और 157 पिकोमीटर आपको लग रहा होगा यहां पर तो डिफरेंस अच्छा खासा है, लेकिन ये पीको है। पीको का मतलब 10⁻⁻12 होता है। अब जरा सोचिए 10⁻⁻12, थोड़ी सी अकल लगाइए, 0.0000, यहां पर आप 90 के बाद ये नंबर लिखेंगे तो ये नंबरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इस चीज को समझें। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना, वो इतना डोमिनेटिंग नहीं होता ऊपर से नीचे जाने पर जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तो सीधी एक नंबर है, इट्स 4। आप खुद ही सोचिए, तो यहां डिस्टेंस का फैक्टर जो है इतना डोमिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑर्डर यही होना चाहिए था, तो ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा, कैसा होना चाहिए था कि CF का सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद CCl और उसके बाद CBr और सबसे लास्ट में आने चाहिए था CI। क्लियर होता है सब लोगों को? ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं शब्दों को ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जरा चेक करें, डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं रहता ऊपर से ज्यादा, ऊपर से नीचे। ये इसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये सभी ग्रुप की बात हो रही है। डिस्टेंस का फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर पिकोमीटर में होती है, विच इज वेरी लेस। आया सबको समझ में? तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा मैग्नेटिक ये जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। आया सबको समझ में? मजे की बात, जरा ध्यान से उसको देखेगा, अगर इस हिसाब से हम ऑर्डर लगाएं तो ऑर्डर होना चाहिए CF का सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, फिर CCl का, फिर CBr का, फिर CI का। क्लियर होता है? इस तरह से डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो मैं यहां कहता हूं एक्सेप्शन है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जो एक्सेप्शन है सवाल तो उसी पे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा। यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि एक्चुअली बाकी सब तो ठीक है, इन दोनों में फ्लिपिंग है। मतलब एक्चुअल में अगर आप बुक में देखें, आप खुद से जाके देख लीजिएगा, कार्बन टू क्लोरीन इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया था। एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। देखिए, आपको पता है, आप एक बात जरा बताइए, आप जरा पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है कि क्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये यहां पे भी एक्सेप्शन है। और पता है, फ्लोरीन और क्लोरीन को लेके बहुत जगह पे एक्सेप्शन है, और इसलिए आपको कहूंगा फ्लोरीन और क्लोरीन के केसेस को ध्यान से देखा करो। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कार्बन टू क्लोरीन यहां पर डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है सभी में से। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन टू फ्लोरीन, उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन टू ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में कार्बन टू आयोडीन है। अपनी बुक में चेक कर लीजिए, एक्चुअली यह ऑर्डर बनेगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पीछे का एक थ्योरेटिकल लॉजिक भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? हालांकि आपके बुक्स में मेंशन नहीं है, आप एनसीईआरटी खोलिए, आपकी एनसीईआरटी इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है उसको खोल लीजिए, वहां पर लॉजिक नहीं दिया है, लेकिन इनके डेटा दिए हैं। इनके डाइपोल मूवमेंट का डेटा चेक कर लीजिएगा। कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, और फिर कार्बन टू आयोडीन। और याद रखिएगा, जहां एक्सेप्शन आ जाता है
वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं अब इसको समझा रहा हूं थ्योरेटिकली ये कैसे हुआ, ठीक है। हालांकि लॉजिक कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जहां पर चीजें एक्सेप्शन हो जाती हैं, एक्सेप्शनल हो जाती हैं, उस चीज को समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। सबको समझ में आ गया तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमसे यहां पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से डाइपोल जनरेट हो रहा है, और यहां पर इस डाइपोल का स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, और डाइपोल की स्ट्रेंथ को डाइपोल मूवमेंट से दिखाया जाता है, और डाइपोल मूवमेंट लिखा जाता है दैट इज क्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सबको समझ में आ गया। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है और यहां पर एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का। सबको समझ में आ गया। मजे की बात, ऊपर से नीचे जाते हैं डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो वैसी बहुत छोटी है। आप खुद से दिमाग लगाओ कि एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो छोटा होगा ही ना, ये पिकोमीटर में लिया जाता है, क्योंकि एटम खुद ही बहुत छोटा होता है। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाउ लुक एट इट, चार्ज डिपेंड करता है सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज भी ज्यादा होगा। मजे की बात, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप बुक खोल के देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नंबर, और आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो इसका मतलब फैक्टर जो होगा डोमिनेटिंग वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और होता भी जनरली ऐसा ही है, ठीक है, वो गलत नहीं है। ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर डाइपोल मूवमेंट भी घटना चाहिए। सबको समझ में आ गया। इसका हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू क्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, और फिर कार्बन टू आयोडीन होना चाहिए। सबको समझ में आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर एक्सेप्शन बन गया, कहां पर? कार्बन टू क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, और ये एक्सेप्शन पर आ गया। सबको समझ में आता है, कार्बन टू क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, फिर कार्बन टू आयोडीन। एक और मजेदार बात बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जरा इसको समझ ले कि ये हुआ कैसे। अब जरा ध्यान से इसको समझेगा कि ये हुआ कैसे। तो देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां से यहां में, दोबारा ध्यान से इसको देखिएगा, यहां से यहां में डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है, ध्यान से इसको चेक करिएगा, डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज को चेक करिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा कि इसका ज्यादा होता है, थ्योरेटिकली उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, यहां पर दो फैक्टर हैं, एक Q और एक D। तो यहां पर अगर फ्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर यहां पर कौन सा काउंट हो गया? डिस्टेंस वाला, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और हम ध्यान से इसको देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की, कार्बन टू क्लोरीन। तो मैं कहूंगा आपसे, जरा ध्यान से इसको देखो, अगर यहां पर फ्लिपिंग हुई है, इसका मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर थोड़ा डोमिनेटिंग हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज को समझिएगा। सबको समझ में आ गया? ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा भी अच्छा खासा चेंज होता है। समझ में आ गया सब लोगों को? तो यहां पर जो डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया इन दोनों के अंदर, तो यहां पर डिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है, यहां पर डिस्टेंस जो है डाइपोल, यहां पर डाइपोल जनरेट हो रहा है, उसमें डिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है, इसलिए डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन बाकियों में कौन सा फैक्टर काम कर गया? बाकियों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम कर गया। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, ध्यान से उसको, मेरी शब्दों को सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जरूर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है। आई एम नॉट डिनाइंग दिस, ये सभी पूरी पीरियोडिक टेबल में यही वाला फैक्टर काम करेगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? कि यहां पर वजह यह हो सकती है कि इन दोनों के अंदर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, और एक्चुअल में कार्बन टू क्लोरीन डिस्टेंस एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन ज्यादा होती है। पता है, फ्लोरीन बहुत ही छोटा होता है। सो क्योंकि यहां पर फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस काफी कम है एज कंपेयर टू कार्बन टू क्लोरीन। तो यहां पर तो डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, जिसकी वजह से क्लोरीन वाला जो है यहां पर जीत गया। इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर क्लोरीन वाला, कार्बन टू क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो इसी वजह से जीता, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया। जबकि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम करा है, और फाइनली यहां पर उसके बाद ऑर्डर वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है।
क्लियर होता है सब लोगों को? और मैं फिर से कह देता हूं, शब्दों को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि सर यहां पर एक्सेप्शन क्यों है, मुझे क्लैरिटी हो गई। यहां पर अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखो थ्योरेटिकल चीजें अलग होती है। जैसे कि मुझे अगर ये दिया जाता, मैं एक साइंटिस्ट होता, तो पहले मैं थ्योरेटिकली सोचता, मैंने थ्योरेटिकली सोचा, थ्योरेटिकली तो मुझे समझ में आया कि ये ऑर्डर होना चाहिए, समझ में आता है। फिर हम गए, थ्योरेटिकली तो काम नहीं चलता ना, एक्चुअल में तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो मालूम पड़ा कि नहीं, कार्बन टू क्लोरीन जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन। तो हमें तो वही काउंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि यहां पर एक्सेप्शन है। फिर एक्सेप्शन के लिए सोचना भी पड़ेगा, और आप खुद से दिमाग लगा के सोचिए, जब आप एक्सेप्शन के लिए सोचने जाएंगे तो फैक्टर तो डाइपोल मूवमेंट में दो ही है, एक तो है चार्ज और दूसरा है डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, खुद से एज अ साइंटिस्ट सोचिए। तो फाइनली एक्सप्लेन करने का तरीका तो सिर्फ इतना ही है कि यहां पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि कार्बन टू क्लोरीन डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहां डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, जो कि करना नहीं चाहिए था। समझ में आता है? तो हमारे पास और कोई चारा है नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए ज्यादातर बुक्स इसका आंसर लिखती ही नहीं है। समझ में आ गया? और मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए कि डोमिनेटिंग फैक्टर का बहुत फर्क पड़ता है। सबको समझ में आ गया? ऐसा पीरियोडिक टेबल में भी हुआ है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस चार्ज, ये डोमिनेटिंग फैक्टर कभी कभार कोई यहां पर फैक्टर काम कर जाता है, कभी कोई फैक्टर काम कर जाता है। उसके हिसाब से ही हम चीजों को मैनेज करते हैं एक्सपेरिमेंट की वजह से। एक्सपेरिमेंटली डेटा अगर कुछ और आ रहा है तो हम लोग थ्योरी में चेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एक्सपेरिमेंट हमें ये कहते हैं कि कार्बन टू क्लोरीन यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है, तो उसको समझाने का तरीका सिर्फ एक ही, आप खुद से सोचिए। तो फाइनली मतलब ये निकलता है कि यहां से यहां जाने पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम करेगा। क्लियर होता है? तो मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया, यहां से यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन बाकी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ये मैं लिख देता हूं। आया सबको समझ में? और मैंने क्यों इतना वक्त लगाया, क्योंकि यही सवाल कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बच्चा इसको ध्यान से देखे, भले ही वक्त लग जाए, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कम से कम उसको तो हम ध्यान से समझें, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। और बहुत सारे बच्चों को डाइपोल मूवमेंट का पता ही नहीं होता है। सबको समझ में आ गया? तो आई थिंक इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। यहां पर CX बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअल में जो नेचर था वो यहां पर मैं फिनिश हो गया। मैं एक बार दोबारा से समराइज करा देता हूं फटाफट से। ध्यान से सब लोगों को देखना कि आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। समरी को बहुत ध्यान से समझिएगा। बस ये लास्ट अगर 2 मिनट आपने देख लिया तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था। ध्यान से इसको देखिएगा, समराइज कर रहा हूं लेक्चर को, ठीक है? सो चलिए, यहां पर फाइनली हम लोगों को पढ़ना था CX बॉन्ड के नेचर को। अब CX बॉन्ड के नेचर में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हेलोजन कम होती है। तो यहां पर होता कुछ यूं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये पावर इसकी ज्यादा है तो यहां पर पोल जनरेट हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर हम लोग बात यही कर रहे थे कि पोल एक्चुअली जनरेट जब हो रहे हैं तो उसका नेचर कैसा है। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CI की होगी, फिर CBr, फिर CCl और फिर CF। बॉन्ड लेंथ हमें मालूम पड़ेगी CI की सबसे ज्यादा, उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। सबको समझ में आता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर वही है, ध्यान से इसको चेक करिए, इसका जस्ट अपोजिट। सबसे कम किसकी होगी? कार्बन आयोडीन। सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन टू फ्लोरीन। अब आता है डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर पे, तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। क्लियर होता है? इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। तो यहां पर शुरू में होना कुछ यूं चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए था सभी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बाकी ग्रुप्स में होता भी है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा होगा, तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो फ्लोरीन वाला जो है उसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद क्लोरीन वाले का, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर आयोडीन वाले का। क्लियर होता है सब लोगों को? ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि कार्बन टू क्लोरीन वाला है उसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन और फिर कार्बन टू आयोडीन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? साइंटिफिकली खुद से सोचो कि हो सकता है कि यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आया सबको समझ में? और वहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम नहीं करा, वहां पर कौन सा फैक्टर काम करा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम कर गया एज कंपेयर टू डिस्टेंस।
तो यहां पर ऑर्डर इस तरह से बना। एक लास्ट मजे की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और यही बात बढ़िया होती है जब आप एंड तक वीडियो देखते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, बस हाँ ये तो लेक्चर खत्म हो रहा है, समरी हमें आती है, वो बंद करके चले जाते हैं। अब मजे की बात तो अब बताने वाला हूं। देखिए यहां पर जो ऑर्डर है ना, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए HCl HBr, HF HCl HBr और HI के बीच, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपसे कोई पूछूं कि डाइपोल मोमेंट तो यहां भी होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन। ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन, और हमें पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यहां पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डाइपोल तो यहां पे भी जनरेट हो रहा है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस का कोई फैक्टर काम नहीं करता है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर काम करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। और यहां पर ऑर्डर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का होता है, फिर HCl का होता है, फिर HBr का होता है। यही ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर है। नाउ लुक एट इट, यहां तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझ में आता है? यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन यहां पैदा हो गया है, और यहां पैदा हो गया तो उसको समझाना पड़ेगा, और मैंने आपको समझा दी कि क्यों होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से लिख लोगे अपनी कॉपी के अंदर। HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, HCl का उसके बाद, फिर HBr और HI। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कार्बन टू क्लोरीन जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन और बाकी हेलोजन से। सबको समझ में आ गया? तो ये दो मजेदार सवाल हमने आज किए हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को भी पढ़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सो फाइनली गाइज यहां पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड की तरफ अगली वीडियो में चलेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत करिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगा डिटेल में समझाऊं, ताकि आप लोगों को 11th की कमी महसूस ही ना हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है यहां पर कि 11th में हमने क्या पढ़ा। सो डोंट वरी अबाउट इट, प्रेजेंट में ध्यान दो। अगर हम लोग पीछे जाके पढ़ने लगे तो 12th का सिलेबस निकल जाएगा हाथ से। तो अच्छा ये है कि हम लोग जब चैप्टर में चल रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ चीजें करवाता चलूं। क्लियर है सब लोगों को? सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमें समझ में आ गया। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लोग नए हैं उनको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर मैं सॉलिड स्टेट खत्म करा चुका हूं। वीडियोस आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी, पूरी वीडियोस। सॉलिड स्टेट के अलावा सॉल्यूशन भी पूरा खत्म करा चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरी खत्म करवा चुका हूं, और यहां पर केमिकल काइनेटिक्स भी पूरी खत्म करा चुका हूं। और अनअकैडमी पे पी ब्लॉक पूरा फिनिश हो चुका है। आप ईमानदारी से पांचों चैप्टर फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इनकी सबकी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा कंसेक्यूटिवली छठा चैप्टर चल रहा है, समझ में आता है सब लोगों को? सो प्लीज इनको शेयर करें, और आप भी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें। अगली वीडियो मिलते हैं प्रिपरेशन मेथड के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।